अर्ली वार्निंग साइन एंड टेक्नीशियन रोल। अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं? मेरा बेटा आप बताओ, व्हाट इज द अर्ली वार्निंग साइन? देख के बता दो, क्वेश्चन पढ़ के बताओ बेटा, क्या लिखा हुआ है? अर्ली वार्निंग साइन, वाइटल साइन टू आमिर आप बोलेंगे। Continuous vigilance and from reporting RV. Advanced turn of emergency prevention। ये कहते हैं कि कंटिन्यू विजिलेंस, कंटिन्यूसली आपने देखते रहना है, मॉनिटर करते रहना है, ठीक है? कंटिन्यूस मॉनिटर करना है आपको। जो हेड साइड पे स्टाफ बैठा होता है उसका काम ये होता है कि कंटिन्यू मॉनिटरिंग करता रहे, ताकि आप खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो उसको आप अर्ली रिकॉग्नाइज कर लें। अगर आप डिले करेंगे इसको रिकॉग्निशन के अंदर तो पेशेंट को सेफ नहीं कर पाएंगे, ठीक? अब अर्ली रिकॉग्निशन में क्या क्या चीज़ें करनी है? नंबर 1, वाइटल साइन टू वॉच। जितने भी पैरामीटर्स आ रहे हैं कार्डिक मॉनिटर के अंदर, जो वाइटल साइन आ रहे हैं उनको कंटिन्यू वॉच करते रहे, मॉनिटर करते रहे। आप मॉनिटर तभी कर पाएंगे उस चीज़ को जब आपको उनके पैरामीटर्स, उनकी रीडिंग्स पता होंगी कि नॉर्मल एडल्ट पेशेंट का हार्ट रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए, एसपीओ2 कितनी होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी, 4 चीज़ें जब तक नहीं पता होंगी तो आप उसको कंटिन्यू प्रॉपर जो होता है ना वॉच नहीं कर पाएंगे, उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि क्या सिचुएशन पैदा हो रही है इसमें। हम दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि वाइटल साइंस के अंदर क्या क्या रीडिंग्स होती हैं और कितनी नॉर्मल होती हैं एडल्ट पेशेंट के अंदर। तो कौन बताएगा? कोई एक लड़का बताएगा, खड़ा होकर बोलो बेटा, किसान आप बोलो। सर एडल्ट में जो है ना हमारे एक क्वेश्चन सुनो कि वाइटल्स ऐसे क्या क्या होते हैं कार्डिक मॉनिटर के अंदर जिनको हमने रिकॉग्नाइज करना और उनका रेशियो क्या होता है, उनका लेवल क्या होता है? सर मैं बता एक मिनट यार, मुझे समझ नहीं आया। मैं फिर रिपीट करता हूँ। हमारा जो कार्डिक मॉनिटर होता है उसमें हम क्या क्या चीज पेशेंट को लगाते हैं उसमें, ठीक है? और उसकी नॉर्मल रीडिंग क्या होती है, अब बताओ। सर हम अपना पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं। उसकी रीडिंग क्या होती है? उसकी रीडिंग हमारे पास एडल्ट पेशेंट की जी 60 to 100 95 to 95 ठीक है, याद रहेगा to 100 95 to 100 95 to 100 और उसके अलावा सर रेस्पिरेटरी रेट उसका जो है ना 12 to 20 नॉर्मल और जी। और उसके बाद हमारा ईसीजी हम लगाते हैं। सॉरी, ईसीजी जो हम लगाते हैं जी, इसमें क्या चीज देखते हैं सर? ईसीजी के अंदर हम लोग वो देखते हैं, रिदम देखते हैं। रिदम देखते हैं। इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है PQRS कॉम्प्लेक्स, हम उस रिदम को देखते हैं, उसमें क्या चेंजिंग आ रही है, कितना डिफरेंस आ रहा है। और उसके अलावा सर अपना ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मली। ब्लड प्रेशर सर नॉर्मल होता है हमारा 60 125। अच्छा ये बताओ कि कितना ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो अलर्ट होना चाहिए? 789। अगर मैक्सिमम ब्लड प्रेशर 180 तक जा रहा है, नीचे वाला 110 तक जा रहा है, 130 तक जा रहा है, तो हमें अलर्ट होना चाहिए कि इसके अंदर जो है तो कार्डियक इवेंट हुआ है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? क्लिनिकल साइंस। क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं? इसके अंदर साइनोसिस होता है, रेस्टलेस पोजीशन होती है, डिक्रीज होती है, कॉन्शियसनेस होती है, चेस्ट पेन होता है, क्या चीज होती है ये? आयशा आप बताएं। साइनसिस इसको बोलते हैं जिसमें नेजल ब्लॉकेज हो रही होती है। सम टाइम हम पेशेंट को अंडर तो कर देते हैं लेकिन उसके नेजल ब्लॉकेज की वजह से पेशेंट डिसेट करता है, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है। नेजल ब्लॉकेज का क्या रीजन हो सकता है इसका? सर फ्लू हो सकता है, फ्लू हो सकता है, डीएनएस हो सकता है, DNS हो सकता है। जिसमें ये बोन बढ़ जाती है, ग्रोथ होती है, नेजल पॉलिप हो सकता है। पॉलिप हो सकता है। तो समझ आ रही है बातें सारी? उसमें क्योंकि एनेस्थीसिया की कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ऑलरेडी ही पेशेंट को हाइपोटेंसिव करवाती हैं, एपनिया करवाती हैं। एपनिया वो होता है जो ब्रीथ को रोक देता है, पेशेंट सांस नहीं ले पाता, जो प्रोपोफॉल करवाता है। तो उस वजह से साइनसिस में हमें ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि पेशेंट डिसेट कर सकता है। दूसरा अब यहाँ रुकिए, अब अगर साइनसिस किसी पेशेंट को हुआ और आपने उसकी ERCP या एंडोस्कोपी करनी है तो उसका एयरवे किस तरह मैनेज करेंगे? इंट्यूबेट करेंगे या
अगर आप इंट्यूबेट नहीं करना चाह रहे तो उसके अंदर एटलीस्ट नेजल एयरवे डाल दें, अगर आप उसको नॉर्मल सिडेशन में करना चाह रहे हैं, ठीक। अगर सेकंड ऑप्शन उसको एलएनए में करते हैं, थर्ड ऑप्शन उसको आप इंट्यूबेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। ये है डिक्रीज कॉन्शियसनेस, मतलब ये कि आप एक पेशेंट को देख रहे हैं कि उसका जीसीएस ड्रॉप हो रहा है, मुझे नहीं पता जीसीएस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जीसीएस क्या चीज है? ग्लासकोमा स्केल, ग्लासकोमा स्केल कितना होता है नॉर्मली? 15 बाय 15। आगे ये आयशा पूछा करो बीच में सवाल, आगे पता भी चल रहा है कि पेशेंट का जीसीएस जब लेस देन 8 हो जाए तो ये इंडिकेशन बन जाती है कि आप उसको ट्यूब डाल दो। इसमें क्या होता है कि पेशेंट अपना सेंस जो है उसको सेंस नहीं कर पा रहा होता। दूसरा ये कि आपके सामने वो पेशेंट रेडी में चला जाएगा, आप उससे कुछ पूछ रहे होंगे वो जवाब कुछ दे रहा होगा, तो इसमें ये हो जाता है कि आपके ऊपर ये इंडिकेशन बन जाती है कि अब पेशेंट को आप इंट्यूबेट कर दो। दूसरा उसका रिस्पिरेटरी रेट भी खराब हो जाता है, आप उसका चेस्ट देख रहे होते हैं, उसका ब्रीदिंग पैटर्न देख रहे होते हैं जो खराब होने लग जाता है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है। फिर है चेस्ट पेन। अभी जीसीएस पे थोड़ा सा रुकते हैं। जीसीएस को किस तरह स्कोर किया जाता है? ऑब्जर्वेशन किस तरह करते हैं, क्या क्या होता है जीसीएस के अंदर? 4-5 चीजें बता दें, ज्यादा ना बताएं। जीसीएस में सर उसके देखना पड़ता है कि हाथ पांव का सही मूवमेंट सही कर रहे हैं, यानी मतलब आपका कोई रिस्पांस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो आगे बोलिए। और वाइटल्स देखने पड़ते हैं। नहीं जीसीएस में वाइटल्स नहीं, फिजिकली ऑब्जर्वेशन होती है, इसको प्लॉट करना। नाम थोड़ा सा नाम बताओ ताकि इन लोगों के जहन में है ना जीसीएस है क्या चीज, हम पढ़ाते हैं जीसीएस किसी को पता ही ना चले, फायदा ही नहीं। वर्बल रिस्पांस देखे जाता है, वर्बल रिस्पांस देखेंगे और दूसरी मोटर ब्लॉक देखे जाता है कि मोटर ब्लॉक किस तरह है, आई कांटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, वॉक करके आया है कैसे आया है, ये सारी चीजें जो होती है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन ये सारी जीसीएस में आती है। इसका एक स्केल मैक्सिमम 15 पॉइंट दिए में, अगर 15 पॉइंट में मिनिमम अगर 5 जीसीएस होता है जिस पेशेंट का तो हम अवॉइड करते हैं कि इसकी एंडोस्कोपी ना की जाए, वो बिल्कुल लो पे आ जाता है। ऐसे ही ऐसे अगर जीसीएस बेहतर है तो हम उसकी एंडोस्कोपी प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक। समझ आई जीसीएस क्या चीज, इसके बारे में फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे आपको कि जीसीएस को मॉनिटर किस तरह किया जाए, यानी ऑब्जर्व किस तरह करते सर नॉर्मल जीसीएस कितना होना चाहिए? 50। उसके आगे मॉनिटरिंग ड्यूटीज आयशा बोलिए। Continuous patient monitoring, report abnormal vital sign immediately to physician. During anesthesia, sometime ऐसा होता है कि ज़्यादा secretions की वजह से या डोज ज़्यादा चला जाए या पेशेंट को एपनिया हो जाए, तो या समटाइम सबसे कॉमन ये होता है कि ऑक्सीजन डिस्कनेक्ट हो जाती है और पता भी नहीं होता। उसमें क्या करना होता है कि पहले आप ऑक्सीजन को देखें कनेक्ट है, कहीं हाई फ्लो निकला हुआ तो नहीं है। दूसरा ये कि फिर उसके बाद हमारे पास आता है वाइटल साइन। वाइटल साइन हमें देखने होते हैं कि पेशेंट रेडी में तो नहीं जा रहा। रेडी में किस तरह पता चलेगा? आप ईसीजी का ग्राफ देखेंगे जो सर वसीम ने बोला। दूसरा इसके अलावा होता है सैचुरेशन, सैचुरेशन देखनी होती है वो ड्रॉप तो नहीं कर रहा। ये सारा कुछ वाइटल साइंस के अंदर आ जाता है। अगर ऐसा हो तो हम फौरन जो है एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं कि पेशेंट के वाइटल्स में चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह बोलना चाहिए एनेस्थीसिया के डॉक्टर को? शाउट करना चाहिए, हरासमेंट करने खिलानी चाहिए, क्या करना चाहिए, या आई कांटेक्ट करना चाहिए? गुड, आई कांटेक्ट करें, फौरन इशारे से बात करें, क्योंकि एंडोस्कोपिस्ट अपना प्रोसीजर कर रहा है। इनकेस वो स्फिंक्टरोटमी कर रहा है, पॉलीपेक्टमी ईएमआर कर रहा है, ज़ैंकर डायबिटिक्यूलोटमी कर रहा है और आपने डिस्टर्बेंस कर दी, हरासमेंट करा दी, एकदम परेशान कर दिया, तो वो कट कहीं से कहीं चला जाएगा, पेशेंट परफरेट हो जाएगा, बीट कर जाएगा। तो हमेशा आई कांटेक्ट अपने एनेस्थेटिस्ट के साथ रखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम नॉर्मलिटी के अंदर शो होती है तो आप फौरन उनको इन्फॉर्म करें, ठीक। अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, आप समझ रहे हैं कि आप ये कंट्रोल नहीं हो रहा, फर्ज करें पेशेंट कॉन्शियसनेस पे आ गया है, अनकॉन्शियस था, सेडेशन का जो डोज थी वो खत्म होती जा रही है, तो पेशेंट हाथ पांव चलाना शुरू कर, आप लोग अक्सर कहते हैं पेशेंट लाइट हो गया, लाइट हो गया। अगर ये ज्यादा लाइट होता है तो हमारा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? पेशेंट की जो पोजीशन प्रोन या लैटरल होती है और आपने उसको कंटिन्यू माउथ गार्ड को होल्ड किया हुआ होता है, चिन को लिफ्ट किया होता है, तो आपको खदशा होता है कि माउथ गार्ड निकल सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा खदशा है। माउथ गार्ड निकलेगा तो जो एंडोस्कोपिस्ट है, एंडोस्कोप यूज कर रहा है, करोड़ों रुपए का एंडोस्कोप है, वो खराब होने का अंदेशा होगा, तो आपने उसको भी सेव करना है।
अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, आपसे पेशेंट भी नहीं संभाला जा रहा, सीडेट भी नहीं ओवर कर सकते इसको, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर से कहें कि आप अपना इसको निकाल दें वहाँ से, ठीक है, ये आपका राइट है। आगे चलिए, इक्विपमेंट एंड सपोर्ट, प्रिपेयर इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड मेडिकेशन, असिस्ट फिजिशियन एंड एनेस्थीसिया टीम, मेंटेन एयरवे इक्विपमेंट, असिस्ट सीपीआर, नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन। हर जगह पे डॉक्यूमेंटेशन बार बार रिपीट होती रहेगी कि आपने जो आप कर रहे हैं, इन केस इमरजेंसी भी होगी, आप जो मेडिसिन दे रहे हैं, आप लाउडली, एक बंदा जो मेडिसिन इंजेक्ट कर रहा है पेशेंट को, एक स्टाफ साइड पे खड़ा होकर उसको डॉक्यूमेंट लाजमी करता है। खुदा न खास्ता पेशेंट एक्सपायर होता है, कोई इलीगल केस आपके ऊपर या इलीगल केस बना देता है, तो आपके पास रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सकें। एक तो ये चीज। दूसरा, अगर आप मेडिसिन देते जा रहे हैं, जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो थोड़े से पजल हो जाते हैं अक्सर लोग। आपने डॉक्यूमेंट किया तो आपको नेक्स्ट डोज देने के लिए पता होगा कि इससे पहले मैं इसको कितनी और क्या डोज दे चुका हूँ। तो प्रॉपर मेडिकेशन देने के लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, ठीक। प्रिपेयर इमरजेंसी इक्विपमेंट, आप दोबारा इस चीज को रिपीट करते हैं कि आप बताएं क्या क्या इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं। उसमें हमारे पास एयरवेल, वो ओपीए एंड ओरोफ्रेंजियल एयरवेल, नेसोफ्रेंजियल एयरवेल, अम्बू बैग वगैरह। कनीज आप बताइए, कनीज का कनीज नहीं, कनीज आप बैठे ना, बेटा बोलो ना क्या आप बताएं इमरजेंसी इक्विपमेंट्स क्या क्या रेडी होने चाहिए आपके पास। कुछ नाम बता दें इक्विपमेंट्स के, 2-3 इक्विपमेंट के नाम बताएं। मैं इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, हमारा सुन रहे हैं, इक्विपमेंट्स की नाम बताएं। बोलो बेटा, जो दिन में आ रहा है, मैंने भी तो पढ़ा 3 दफा रिपीट कर चुका हूँ। अब्दुल्ला आप बताएं। plates according to patient size और style। देखिए, मैंने 2 मेन चीजें बताई थी, नंबर 1 डिफिब्रिलेटर, नंबर 2 क्रैश। ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब क्रैश कार्ड के अंदर क्या होनी चाहिए, आपके पूरे एक लिस्ट है वेदा की भी इसके अंदर डेली चेक होनी चाहिए। 2 इमरजेंसी चीजें जो आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है, असिस्ट फिजिशियन, अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो आपने फिजिशियन को असिस्ट करें। मेंटेन एयरवे इक्विपमेंट्स, एयरवे इक्विपमेंट जितने भी हमारे पास उनको मेंटेन करें। अच्छा, एक चीज मैंने अक्सर देखी है, ऑब्जर्व की है, आपके पास एयरवे इक्विपमेंट सारे मौजूद होते हैं ना ऐसा, लेकिन हम जब इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो हम जब पजल थोड़ा सा होते हैं, तो हमारी जो एक्सेसिबिलिटी होती है, यानी अगर मैं यहाँ पेशेंट पे काम कर रहा हूँ और एयर पे ढूंढने जाऊंगा, या तो ग्लास के अंदर पड़ा होगा या तो दूर किसी डब्बे में रखा होता ना अक्सर ऐसा, तो आपकी इजी एक्सेस होना चाहिए। जहाँ पे आप पेशेंट पे काम कर रहे हैं, एयर पे आपके हाथ की कंट्रोल में होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। पता कैसे होगा, जब आप डेली चेकलिस्ट करेंगे, डेली चेक कर रहे होंगे तो आप आराम से अपनी चीज उठा के, आपको पता है कि मेरे पास ये चीज मौजूद है, आराम से अपने असेसमेंट से उठा के चीज यूज कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे यार फलानी चीज नजर नहीं आ रही हो, यार उस दराज में रखी हुई या फलानी चीज फलां डब्बे में रखी, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। कभी भी ऐसा मत करना जिंदगी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, असिस्ट सीपीआर। सीपीआर क्या चीज है, सीपीआर के लिए एक चीज होती है, एक बोर्ड होता है जो बहुत ही अहमियत का आदमी होता है, हम उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जिसको सीपीआर बोर्ड कहते हैं। हार्ड बोर्ड होता है एक प्लाई का, ठीक, फाइबर्स का, फाइबर का होता है, किसका होता है, फाइबर का। तो उससे क्या होता है कि नीचे जो बेड होता है, बाल स्प्रिंग वाला होता है या मैट्रेस होता है स्प्रिंग वाला या मैट्रेस फोम वाला, हम प्रॉपर सीपीआर नहीं कर पा रहे होते हैं। हमें नीचे से एक बैक सपोर्ट चाहिए होती है ताकि प्रॉपर सीपीआर हो। हमारी जो क्रैश कार्ड ट्रॉली है, जाके देखिएगा उसके अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है। जैसे ही सीपीआर स्टार्ट करना, आप उस बोर्ड को पहले यूज करें पेशेंट की चेस्ट के नीचे, फिर आप उसको सीपीआर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने अभी आपको दोबारा रिपीट